शरीफ भी जनाब कहता है कत्लन मूजी कबलन ईज़ा। क्या कहेंगे आप इस तरह की जो डिमोलिशन की कहानी चल रही है और इस तरह डराया धमकाया जा रहा है ओखला में? देखिए साहब, इसमें पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है इसलिए गैर कानूनी है कि जो हुकूमत कह रही है कि ये नाजायज़ है, जब बन रही थी तब पता नहीं था उनको। उस वक्त डीडीए क्या कर रही थी, उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी। तो सिवाय उन लोगों को कि जिन्होंने मकानात बनाए हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, उनको उजाड़ दिया जाए और ये कहा जाए कि साहब ये गैर कानूनी बने हुए हैं, तो ये इतने साल बाद आपको पता चला। उनको भी तो सज़ा दी जाए जिन लोगों ने बनने दिया, जिन्होंने रिश्वतें खाई हैं। तो ये एक तरफा कार्रवाई जो है, मैं जो समझता हूँ कि इसके अंदर ख़ास तौर से जो कोशिश की जा रही है आजकल के जो हालात हैं, वो बटला हाउस को बदनाम करने के लिए, शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए पहले ही कर दिया गया है। और यहाँ पर एक बात ये हो गई है कि दिल्ली में इन्होंने शुरुआत इससे की थी कि जाने कितनी कदीम मस्जिदें ढा दी गई हैं और मुसलमान खामोश रहे। अब उन्हें ये मालूम है कि इनकी मस्जिदें ढा दी जाए, कोई बोलता नहीं है। मुसलमान का नुमाइंदा कहाँ है? आप मुसलमान इलाके में बैठे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ मुसलमानों का नुमाइंदा इसलिए नहीं है कि मुसलमानों का लीडर वो होता है जिसको कोई गैर मुस्लिम टिकट देता है। नुमाइंदा हम तय नहीं करते, वो टिकट देता है, हम उसे वोट देते हैं, तो हम सिर्फ वोट देने वाले हैं। जब तक हमारे हाथ में ये नहीं होगा कि अपना नुमाइंदा तय करें और हम तय करें कि क्या होगा, उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे। और इसका हल ये है कि पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन रेजिस्टेंस ज़रूर होना चाहिए कि अगर जो है निकल कर आ जाए, चलाइए गोली, मारिए हम लोगों को, निकालिए। कैसे कैसे जाएंगे, कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ? वो जानते हैं कि इनकी मस्जिदें तोड़ दो, कोई नहीं बोलता। अब इनके घरों को तोड़ दो, कोई बोलने वाला नहीं है। और लीडर इसलिए नहीं बोल रहे, उन्हें डर है हमारा टिकट न काट दिया जाए। जो लीडर हैं उनको तो टिकट की परवाह है ना कि अगली दफ़ा हमारा टिकट कट जाएगा। अभी इरफान खान खड़े हुए थे, पहले 22,000 वोट दे दिए थे, लीडर ने चेंज कर दिया, दूसरा आदमी, अब उसे वोट दे दिया हमने। तो लीडर बनाना हमारे हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है। जिसे वो टिकट देंगे वो हमारा लीडर हो जाएगा। हम थोड़ी तय करते हैं। जब तक अपनी सियासी जमात नहीं होगी, मैं साफ कह रहा हूँ, और जब तक उस वक्त तक ये मसला हल होने वाला नहीं। जहाँ सियासी जमात अपनी है वहाँ के हालात ठीक है, केरला देख लो, मद्रास देख लो, हैदराबाद देख लो। जब तक ये काम यूपी दिल्ली के लोग नहीं करेंगे, अपनी सियासी जमात, अपनी क़यादत, मसाइल हल होने वाले नहीं। पहली बात, दो बातें यहाँ मिक्स हो गई। पहली बात थी जो ये डेमोलेशन का जो ड्राइव चल रहा है कि पहले से चल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जैसा ड्राइव अब चल रहा है ऐसा कभी नहीं चला है, उसको हमने मिक्स कर दिया। हम हमेशा बिल्डर को दोष देते हैं, जैसे बिल्डर जो है ना ड्रग्स का काम कर रहा हो, ड्रग्स बेच रहा हो, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, कोई बेबुनियादी काम कर रहा है, उसमें कार्रवाई करो। बिल्डिंग क्यों तोड़वाते हो आप लोग? आपकी नीयत खराब है। जितनी ये स्टे माफिया है, जो चंद लोग सामने आए हैं, जितने ये एक्सटॉर्शन मनी का धंधा करते हैं, जिन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया है, इनकी नीयत खराब है। इनके घरों के हालात आप जाकर देखिए। ऐसा नहीं कि हालात खराब है इनके घर के, जो हम बात करते हैं कि जाकर इनके घरों के हालात, बड़ी बड़ी गाड़ियों से ये चलते हैं। पूरा एक सिंडिकेट है, ये एक बड़ा सिंडिकेट है। इसके साथ में एक लीगल टीम भी है जो यहाँ पे इन लोगों को पेपर प्रोवाइड करते हैं। उसमें बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और मुझे कोई गुरेज नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम लेने में। कोई एक डॉन साहब सामने आ रहे हैं, कोई एक सैनी साहब है जिनके पेपर ओखला में घूम रहे हैं, एक और कोई नाम सामने आया। मैं पूरे पेपर के साथ बात करूंगा और डरता तो बिल्कुल नहीं उन लोगों से कि अगर यहाँ कोई बैठा हो उनका चमचा तो उन्हें जाके बता दे। अल्हम्दुलिल्लाह डरने वरने का तो मेरा काम नहीं। मेरा जंगल जो है ना मुजफ्फरनगर से ताल्लुक है मेरा, तो डरना वरना तो स्कूल टाइम में 8वीं 7वीं 9वीं में देख लिया हमने सब। इन्हें जाके बता दे अल्हम्दुलिल्लाह। और सच्ची बात यह है, जैसे दानिश भाई ने बताया, मेरा भी बैकग्राउंड जॉब का ही है, सेल्स मार्केटिंग से मेरा बैकग्राउंड है। पिछले 1 दशक मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन में रहा हूं। आई हैव एक्सपीरियंस ऑल ओवर इंडिया अपार्ट फ्रॉम 3 स्टेट इन सेल्स एंड मार्केटिंग, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में रहा हूं। पूरे इंडिया स्टेट पे मेरा एक ग्राउंड पे, जीरो पे मैंने काम किया है। आई हैव सीन चाइना मोर देन इन चाइनीज। तो ये कहना, दूसरी बात, मैं अपना इंट्रोडक्शन लंबा ना करके, दूसरी बात कि इसको रेगुलाइज की जो बात कही है कि पूरा जो अनऑथराइज है, अनऑथराइज सिर्फ ओखला नहीं है, पूरे दिल्ली के अंदर 1797 कॉलोनी है। याद कर लो आप लोग, कितनी? 1797 कॉलोनी, यानी 1800 कॉलोनी है, नॉट ओनली ओखला। तो अगर ये अनऑथराइज का ड्रामा बनाकर ये कोर्ट जाते हैं और जो बिल्डिंग बनाता है, जो अपना घर बनाता है, उसके गले में जो घंटी बनती है वो इस बात की बनती है कि अवैध निर्माण है। जी भाई, तुम कहां रह रहे हो? जितने चीटर माफिया, स्टे माफिया, इनका घर कहां है जरा बताओ। जो ऐसे मतलब है, कहां रहते हैं? मुरादी रोड पे बगल में इनका घर है। जो वो आफ्ताब खान बूढ़ा वो कहां रहता है? जो वो माचो माचो एक नाम सामने आया वो कहां रहता है? नाम भी ऐसे है जैसे साला
अजीब सा ही एकदम दिमाग आदमी का समझ में नहीं आती, याद करना पड़ता है। एक वो नया नाम आया बर्नी बर्नी, 5वीं पास पत्रकार कहता है अपने आप को, एडिटर इन चीफ बताता है अपने आप को। एडिटर की अगर स्पेलिंग लग गए वो मैं गुलामी कर दूं उस आदमी की। दिल्ली गेम कब्रिस्तान से पीओ डिक्लेयर मार के भगाया, वहां कब्जा करके बैठा था। तो अगर ये 15 दिन में या 20 दिन में जो मुहिम हमने स्टार्ट की है, पंचायत के जो एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, तो उनकी खलबली तो कहीं ना कहीं मच गई। डर रहे हैं वो लोग, और डर का सबूत ये है कि उन्होंने मेरे ऊपर एक आज सीलमपुर में कंप्लेन कराई है। थाने से मुझे फोन आया, बेचारे सभ्य हेड कांस्टेबल के अभिषेक, मैंने उन्हें समझाया, ब्रीफ किया, वो फोन पे ही समझ गए। मैं आप कहो तो मैं आ भी जाऊंगा, कोई इशू नहीं है, मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड तो है नहीं। एक 100 करोड़ का नोटिस मुझे भेजा है और अपने आप को कह रहा है कि 50 करोड़ का तो मेरे चैनल है, 25 आदमी देखते हैं उसे, जिसे वो 50 करोड़ का बता रहा है। 100 करोड़ का नोटिस उसने भेजा है मुझे बर्नी ने, एक दूसरे साहब ने भेज दिया। आज मैं भेजते जाऊं, इंशाल्लाह सबका जवाब दूंगा। उनका नाम है आमिर राजा खान। एक आमिर राजा खान ने मुझे भेज दिया है। कहां रहता है वो माजिद साहब? वो रहता है वेलकम में, और यहां आकर उसने एक सिंडिकेट तैयार किया है, वो पूरा सिंडिकेट में एकदम प्रूफ के साथ। ये आमिर राजा खान है, ये आमिर राजा खान है, इसने सिंडिकेट तैयार किया है। इसकी एनजीओ का नाम है सेंट्रल एजुकेशन फॉर क्राइम ऑन क्राइम फॉर प्रिवेंशन। देखिए एनजीओ का नाम कितना बेहतरीन है, और खुद ही क्राइम कर रहा है, लोगों के घर तोड़ आकर लोगों को रोड पे लेके आ रहा है, खुद ही क्राइम कर रहा है। तो इसके साथ में जो है एक नाम है आफ्ताब खान बुरा, जो लोगों की हराम की हलाल की कमाई से हराम ये कमाता है, उससे उम्रे करने जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये आफ्ताब खान बुरा है। तो देखिए बाइकआउट, ये कहते हैं बाइकआउट से कुछ होता नहीं है, इनकी नींदें हराम हो गई है। एक ये साहब है जो अपने आप को पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बताते हैं, और काम ये करते हैं एक्सटॉर्शन का। पड़ोसी से, सामने वालों से कभी सेटलमेंट की बात करते हैं, इनकी वीडियो सारी ऑडियो वायरल हो रही है बाकायदा प्रूफ के साथ। ये सिर्फ मेरे कहने पे मत जाइए आप, एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें खुद कह रहे हैं कि मुझे फ्लैट दे दो, मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा, और 2-4 लाख रुपए अगर बिल्डर को दे के छोड़ ही देता है वो आपका स्टे माफिया, तो कौन सा गुनाह करता है? 100% आप लॉस में चले जाएंगे, ये साहब कह रहे हैं। आप सुनिए जरा ऑडियो। एक साहब ये हैं, ये माचो, ये पूरा का पूरा स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस और जितनी भी एजेंसी में सब जगह दे चुका हूं। ये यहाँ साहब बैठे हुए हैं स्पेशल सेल के, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा ये पूरा का पूरा आप नोट करें। चले गए हैं, ये देखा था मैंने उन्हें, और जाके आप अपनी रिपोर्ट में देइए कि ये लोग इस इलाके को तबाह करना चाहते हैं। एक बीसी है बिल्कुल, एक ये है, इसका नाम है फिरासत खान, इसको सेक्रेटरी बना रखा है उस एनजीओ का, उसको जिले का अध्यक्ष बना रखा है एनजीओ का, और हर जगह वही निकल के आ रही है एनजीओ। ये फिरासत, अच्छा देख लो। और ये सबका गुरु, इसका नाम है बर्नी, असलम बर्नी, 5वीं पास पत्रकार, अपने आप को पत्रकार कहता है। तो ये सिंडिकेट है, आप समझिए। इसके साथ में, इन लोगों के साथ में लीगल टीम भी है, जो एडवोकेट जिनकी वहां साकेत या किसी कोर्ट में वकालत तो चल नहीं रही, उन्होंने ये नया धंधा पकड़ा है कि इन लोगों को गाइड करो। तो जाहिल है सारे, कोई 5वीं पास है, कोई 7वीं पास है, कोई 8वीं पास है, और कोई बिल्कुल ठहका है जिसे एक हरफ नहीं आता लिखना पढ़ना। तो इनको पीछे से जो चला रहे हैं ना हाजी साहब, प्रोफेसर साहब, आसिफ भाई, इनको जो चला रहे हैं वो लीगल लोग चला रहे हैं, जो आपके हमारे बीच में बेहतरीन बन के रह रहे हैं, अपने आप को वकील कह रहे हैं। वो इनको गाइड करते हैं कि आप एक काम करो, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, अवैध निर्माण है, आप कोर्ट में चले जाओ। एमसीडी तो इसलिए नहीं कुछ करती क्योंकि एमसीडी का तो पूरा का पूरा रेवेन्यू जनरेट इसी से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एमसीडी को तो फायदा है, उसका नुकसान थोड़ा ही है। प्रशासन भी मदद करता है, क्योंकि प्रशासन तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उनका कोई पर्सनल तो जाती इसमें कोई मामला नहीं है। ये जो रैकेट है इसके पीछे लीगल लोग हैं, उन तक हमें जाने की जरूरत है, तब ये लोगों पे पूरी लगाम लगेगी, उनके ऊपर केस डालने की जरूरत है। तो 2-3 नाम सामने आए, जैसे मेरे ऊपर इन्होंने 2-3 लोगों ने ये कंप्लेंट भी कराई, साइबर क्राइम में भी कराई है। ये उसकी एनजीओ,
सब लोग देख ले, मैं एक फोटोकॉपी भी दे दूंगा जो उसकी एनजीओ आमिर राजा खान की, सेंट्रल एजुकेशन फॉर क्राइम प्रिवेंशन, जो वेलकम से आता है और पार्टी से भी जुड़ा है प्रदेश में। मैंने पूरे दिल्ली प्रदेश से इसकी डिटेल भी भेज दी है कि संगठन को भी बदनाम कर रहा है हमारे बीच में। ये उसमें जुड़ा हुआ है माइनॉरिटी बीजेपी। ये देखिए, इन्होंने अथॉरिटी लेटर दे रखा है इन लोगों को, जितने लोग ये जिनके मैंने नाम लिए ना यहाँ पे, माचो वाचो, ये बढ़नी हरनी, ये सारा एक सिंडिकेट है और ये 10 नाम सामने अभी वायरल हुए हैं। तो इनसे डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। डर तो ये रहे हैं लोग, कभी मेरे पीछे लड़के भेज रहे हैं, मैं करो आप जो करना है, शहजाद नहीं डरने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इनकलाब अगर हम चाह लेंगे तो दिल्ली लेवल पे बहुत आसानी से चला जाएगा। और देखिए, हम रेगुलाइज की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी बहुत पहले कर दिया था, और जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं सब लोगों के नॉलेज में होगा, वो कर चुके हैं। लेकिन वो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है, जो उसके नॉमिनेशन जो भी चीजें मुहैया नहीं होती है, हॉस्पिटल है, पार्क है और तमाम चीजें हैं, रोड अच्छे नहीं है, उस वजह से कहीं ना कहीं वो अटके हुए हैं चीजें, तो बहुत आसानी से रेगुलाइज हो सकती है। लेकिन ये दोनों लड़ाई अलग अलग है। अगर हमें रेगुलाइज की लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले इन पे तो लगाम लगाएं। जो अथॉरिटी हमारे इलाके में आई है, एमसीडी, डीडीए, कोई भी, वो अथॉरिटी को रास्ता इन लोगों ने दिखाया है। ये लोग जो पीआईएल लगाते हैं, पीआईएल का मतलब क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये काम क्या कर रहे हैं? उसके बिल्कुल विरुद्ध, उसके अगेंस्ट। तो हमें ये चाहिए, जो आज ये मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आसिफ भाई को, तमाम टीम को। हाँ, ये भी मैं बता रहा हूं, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जो आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं जनाब आसिफ भाई, और तमाम टीम को, जितनी भी टीम है, सभी का नाम लेना मुश्किल है। तो अगर ये आरडब्ल्यू खड़ी हो गई और ये अच्छी जो एनजीओ खड़ी हो गई और एक पीआईएल सिर्फ कोर्ट में डाल दी उन्होंने, आरडब्ल्यू से, मार्केट एसोसिएशन से, गुड्डू भाई ने जैसे बताया, 10-20 अगर पीआईएल लगा दी कि जो हमारे हाई कोर्ट के जज साहब है उनके सामने अगर हमने रख दी ले जाकर और उनसे ये दरखास्त की कि सर इनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, ये बार बार जो लगाते हैं अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पे पीआईएल, यकीन मानिए इनका इलाज हो जाएगा। जैसे वो राहुल का इलाज हुआ है ना, राहुल कुमार 40 पीआईएल लगाई थी कि बस इनकी जांच हो जाए। ये बार बार पीआईएल लगाते हैं, सेटलमेंट करके वो पेंडिंग रहती है। तो एक एक आदमी की पीआईएल कम से कम 40-40, 50-50 पीआईएल इन्होंने दाखिल कर रखी है कोर्ट में, सिर्फ और सिर्फ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। और अपने आप को समाज में ये ऐसा दिखाते हैं जैसे बहुत बड़े सोशल हैं, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है। कई एनजीओ है, एक एनजीओ नाम सामने आया है, ये आपका इसमें है, हो गया, मैं दिखाता हूं, मानव संस्था, उसका भी मेरे पास डिटेल है, मानव समाज। आसिफ भाई, तो ये एनजीओ का काम समाज के लिए काम करना है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है, या लोगों के घर तुड़वा कर उनसे ब्लैकमेल करना है? ये देखिए आप, क्या नया खेल चल रहा है। और ऐसे बन के दिखाते हैं बीच में जैसे इनसे बड़ा खैर खा नहीं है कोई। तो इनके खिलाफ हमें बहुत एग्रेसिवली खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम इस बात से डर गए, आज अगर शहजाद इस बात से डर गया, मेरे ऊपर 4 कंप्लेन हो गए, 2 नोटिस आ गए, कल को कुछ और हमला भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो डरपोक आदमी होता है वो कुछ तो करेगा, हाथ पैर मारेगा। लेकिन जिस तरह से आज हम इकट्ठे हो गए, जो हमारे बड़े यहाँ बीच में बैठे हैं, हमसे ज्यादा काबिल हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमसे ज्यादा उनके पास तजर्बा है, वो हमें गाइडलाइन करेंगे, गाइडेंस देंगे, हमें बताएंगे और इसको बेहतर कैसे लड़ाई को हम लड़ सकते हैं। यही हमारा मकसद है। तो इंशाल्लाह इनकी नींद तो उड़ चुकी है। और एकदम आप यकीन मानिए, आमिर राजा ने कम से कम 4 फोन मुझे अलग अलग इसी इलाके के लोगों से करवा लिए। कभी कहता हाजी बाबू साहब के यहाँ बैठ के मीटिंग कर लो। अरे तू चीटर आदमी, तेरे से क्या मीटिंग कर लूं मैं? तू स्टे माफिया है, एकदम लोगों के घर तोड़वा के, एकदम जैसे कानून फिरौन शद्दाद या उससे भी बड़ा कोई नाम ले लो, वो वाला उस तरह का तेरा रवैया है। यहूदी कहने में भी कोई बुराई नहीं, यहूदी भी उनसे अच्छे हैं, वो भी घर तोड़वा रहे, लोगों के मकान तोड़वा रहे, बिल्डिंग तोड़वा रहे, बम मार रहे, ये भी यही काम कर रहे। एजेंसी कोई भी आके डायरेक्ट काम नहीं कर रही आपके इलाके में।
माफ करिए, इन लोगों ने रास्ता दिखाया है उनको अनऑथराइज के नाम पे, जितनी एजेंसी आई है। और अगर अनऑथराइज है, मैंने पर्सनल, माजिद भाई, मैंने पर्सनल इस बंदी की, इसकी बिल्डिंग की कंप्लेंट लगाई है। 15 दिन में नीचे होगी इंशाल्लाह, 15 दिन में इसकी बिल्डिंग नीचे होगी। तू भी तो हमारे में तो सब नंगे। अगर हम अनऑथराइज में रहते हैं तो तू टीडीए की लैंड पे नहीं रहता है, क्यों गुड्डू भाई? तो हमें एग्रेसिवली कुछ करने की जरूरत है, तभी लगाम लग सकता है। क्यों इरफान भाई, गलत कह रहा हूं मैं? इनकी बिल्डिंग कहां है? वो भी तो अनऑथराइज है, वो भी तो अवैध निर्माण है, वो भी तो वहीं उसी लैंड पे बनी हुई है। हाँ? मैं कह रहा हूं कोई भी नाम ले लो, है तो अनऑथराइज। तो अनऑथराइज की रेगुलाइज करने की जो लड़ाई है, इंशाल्लाह इसके बाद करेंगे। वो भी पूरा तैयारी है, मैंने पूरा पेपर वर्क तैयार कर रखा है। और देखिए, कहीं ना कहीं सूझबूझ, हिकमत, डिप्लोमेसी जैसे हम कहते हैं ना, उस तरह से हमें चलने की जरूरत है। अगर वाकई हम लोग समझदार लोग हैं, अगर लाइन खींच के एकदम बिल्कुल जज्बात तरीके से कुछ काम करने की हम सोचेंगे तो नुकसान उठाएंगे, और नुकसान ही उठाते हुए आ रहे हैं, कुछ हासिल हुआ नहीं है। तो बहुत समझदारी से R281 जो बिल्डिंग थी जाकिर नगर 7 नंबर में, जैसे ही डेमोलेशन हुआ मैं मौके पे पहुंचा। जो जई था, इंस्पेक्टर वहां पहुंचा, जानने वाला था नासिर, उसको मैंने कहा भाई थोड़ा सा ध्यान से, ये ऐसा नहीं कि यहाँ कोई आतंकवादी रह रहे हैं या कोई ऐसा बुरा काम कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, कोई ऐसा काम है, ऐसी आफत नहीं आई है। उसने यकीन मानिए पूरे स्टाफ ने इतना सपोर्ट किया, 2 पैच काटे और उसके बाद सारी बिल्डिंग पे नोटिस लगाए और चले गए। आज तक वहां कोई नहीं पहुंचा है। अगले दिन हम लोग MP साहब के यहाँ पहुंच गए, लेके पूरी टीम को, जो विक्टिम फैमिली थी, कोर्ट में डलवा दिया। अभी तक तो क्या हो रहा था, कोई कोर्ट जाता ही नहीं, क्योंकि हमारे लोग तो पेपर से भागते हैं, पेपर से उन्हें डर लगता है। अरे कोर्ट में चला जाएगा तो लंबे फंस जाएंगे, ये हो जाएगा। इन्होंने भी तो कोर्ट का रास्ता पकड़ा है। ये माजिद भाई लुटेरे हैं, जैसे डाकू होते हैं ना, लूट करते हैं बंदूक की नोक पर, बिल्कुल उसी तरह के लोग हैं ये। इनके यहाँ कोई शर्म लिहाज नहीं है। जिसके अंदर हराम जा रहा है वो किसी के बाप की नहीं सुनेगा, और शर्म लिहाज की बिल्कुल नहीं सुनेगा। ये मान लीजिए, करके देख लीजिए आप, जो हराम की ओर हराम खा रहा है, सुअर खा रहा है, वो किसी की शर्म लिहाज नहीं सुनता है, ना मानता है बड़े छोटे की, वो मानता है डंडे की, वो मानता है डंडे की। तो थाने में भी इनकी सारी कंप्लेंट हो गई, और लेके होम मिनिस्ट्री या जितनी भी मिनिस्ट्री है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, इससे इस विषय से सब जगह मैंने कंप्लेंट लगा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जैसे यहाँ रणनीति तय होगी उस तरह से हम काम करेंगे। और एक मैं ये मशवरा देना चाहता हूं, बाकी जैसा अच्छा लगे सबको, मैं भी उसी के साथ में हूं, कि एक जैसे हम कहते हैं ना कि एहतजाज से कुछ होता नहीं है, प्रोटेस्ट से कुछ होता नहीं है, एक छोटा सा हमने सोशल बाइकआउट किया है। देखिए हालात क्या हो गए। मालिकाना हक की तो लड़ाई है, ये क्या लड़ाई है? मालिकाना हक की तो लड़ाई है हमारी, कि हम अनऑथराइज है। तो मालिकाना हक की लड़ाई लड़ना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और एक बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए, जो आपने कहा था, एक बड़ी मीटिंग होनी चाहिए, और सरकार से हमें मालिकाना हक की डिमांड करनी चाहिए। और देखिए दिल्ली के अंदर 2014 से पहले अध्यादेश जो है माजिद भाई दिल्ली का, उसमें जितने अमेंडमेंट हुए हैं, मैंने वो बिल निकलवाया, उसको पढ़ा भी है मैंने। 2014 से पहले जितनी बिल्डिंग बनी है वो अमेंडमेंट में बदलाव हो चुका, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भी आप समझ लीजिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, उसके बाद अब 24 में हम लोग हैं, 14 के बाद जो बिल्डिंगें हैं वो अभी गड़बड़ है, क्योंकि वो अमेंडमेंट में नहीं है। तो हम एक रास्ता ये भी पकड़ सकते हैं, उस बिल को निकाल कर सरकार के साथ, नुमाइंदों के साथ बैठकर हम ये भी कह सकते हैं, साहब इनको भी आप अमेंडमेंट में दाखिल कर दो, जो अध्यादेश है दिल्ली का। तो हमारी दोनों तरह से लड़ाई हम लड़ सकते हैं, लेकिन पहले हमें सूझबूझ और समझदारी की जरूरत है। ऐसा नहीं एक तरफ ये बाइकआउट, सोशल बाइकआउट और जो प्रोटेस्ट वगैरह का जो रास्ता है, जितना भी तरीका हो सकता है वो भी जरूरी है, और इधर पेपर वर्क भी जरूरी है, रणनीति भी जरूरी है। दोनों काम पैरेलल चले तो इंशाल्लाह 15 दिन, महीना, 20 दिन, 2 महीने में छोड़ के भाग जाएंगे ओखला, जेल में होंगे ये लोग। जैसे CBI इंक्वायरी उसके ऊपर बैठ गई ना राहुल कुमार के, ऐसे ही लोगों के ऊपर भी बैठ जाएगी। सिर्फ हमें करने की जरूरत है, खास करके आसिफ भाई, जितने भी प्रेसिडेंट है यहाँ पर, RW के तमाम, शाहीन बाग, अबुल फजल, गफ्फार मस्जिद, जसोला या बटलाव, जाकिर नगर, सब लोग अगर अपने अपने लेटर हेड पे और इनकी PIL की डिटेल निकलवा कर, पूरी फाइल निकलवा कर, अगर एक एक इन्होंने PIL फाइल कर दी ना बापूदा, ये चीटर
थिएटर यहाँ ओखला छोड़े या दिल्ली छोड़ देंगे क्योंकि आफत क्या लगी हमारे पीछे, जवाब देना पड़ेगा इनको। तो हम लोग काम करने की जरूरत है। जैसा आपने कहा है, बहुत अच्छी स्पीचें और सारी चीजें ये तो चलती ही रहेंगी। अगर एग्रेसिव हम कुछ कर लें, महीने भर में इंशाल्लाह इस लड़ाई को जीत जाएंगे हम लोग। तो बस यही है आखिर में। और जिस लायक हम हैं, आधी रात को हम खड़े हुए बेलोस अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी के जहन में पार्टी सियासत, अगर हमारे घर ही नहीं बचेगी तो कहीं की सियासत करेंगे हम लोग? किससे वोट मांगने जाएंगे आसिफ भाई, घर ही नहीं बचेंगे तो सियासत तो होती रहेगी। चुनाव होना वो बहुत दूर की चीज है। और एक बात से मैं आपकी बहुत इत्तेफाक करता हूं, जो आपने कहा मेरे दिल की बात, कि ये हम लोग कहते हैं जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे पार्षद हैं किसी भी वार्ड के, उनको नहीं होना चाहिए था यहाँ पे? होना चाहिए था या नहीं? सब लोग एक बार अपने दिल से बताएं, क्यों नहीं होना चाहिए? उन्हें चुना ही इसीलिए काम के लिए आवाम। ये लड़ाई सही मायनों में उनको लड़नी चाहिए। जो आवाम यहाँ लड़ रही है, ये सब आवाम है, चुने हुआ नुमाइंदा कोई नहीं है यहाँ पर। इरफान भाई, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था? नहीं, अगली बार के लिए दावत देंगे, बिल्कुल दावत देंगे, खुल के दावत देंगे। तो ये लड़ाई उन लोगों की जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जनता उनके साथ होती है, लेकिन उल्टा हो रहा है। ये जनता इस लड़ाई को लड़ रही है और चुने हुए नुमाइंदे अपने घरों में पता नहीं कब आएंगे निकल के। अफसोस, पूरे इलाके के हालात बद से बदतर है।